यस, डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस में आपका स्वागत है। आज हम लोग जिन जिन टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। आज हम लोग बात करेंगे एयर पॉल्यूशन की क्राइसिस की। भारत के अंदर वायु प्रदूषण दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और उसको लेकर एक स्टडी हुई है, उस स्टडी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ आज हम लोग क्वाड के बारे में भी चर्चा करेंगे। क्वाड क्या है? 4 देशों का एक समूह है क्वाड, उसके बारे में भी आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। फिर देश के गृह मंत्री ने निजामाबाद, जो कि तेलंगाना में एक जगह है निजामाबाद, वहां पर नेशनल टर्मरिक बोर्ड का गठन किया है या इनॉग्रेशन किया है। क्या है नेशनल टर्मरिक बोर्ड? हल्दी, हल्दी के फायदे, हल्दी से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। फिर हम लोग इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक रीसेंट इलेक्टोरल रिफॉर्म किया गया है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। बिहार में ई वोटिंग स्टार्ट करी गई है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस में, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और फिर हम लोग हुल दिवस के बारे में भी चर्चा करेंगे। हुल दिवस जो संथाल ट्राइब ने जो रिवॉल्ट किया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, उसके उपलक्ष्य में बनाया जाता है हुल दिवस, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और फिर हम लोग थोड़ा सा डिजिटल फॉसिल माइनिंग के बारे में भी चर्चा करेंगे। आज के करंट अफेयर्स बेसिकली ये सारे टॉपिक्स के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडिया की एयर पॉल्यूशन क्राइसिस, वायु प्रदूषण इंडिया में बहुत बढ़ गया है, स्पेशली दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण बहुत बड़ी एक मेजर प्रॉब्लम है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। क्या है कंटेक्स्ट, क्यों ये न्यूज जो है वो इस समय चर्चा में है, क्या है कंटेक्स्ट? तो भैया कंटेक्स्ट जो है वो ये है कि एक रीसेंट स्टडी बताती है कि जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं जैसे कि अमोनियम सल्फेट, ये 1/3 इंडिया की PM 2.5 पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहले तो वायु प्रदूषण क्या होता है, उसके बाद प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। पर ये आप जान लीजिए कि ये न्यूज आई क्यों। न्यूज ये है इसलिए आई, एक रीसेंट स्टडी ये बताती है कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होते हैं। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट अभी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट और खास तौर से जिसमें अमोनियम सल्फेट होता है। अमोनियम सल्फेट दो चीजों से मिलकर बना होता है, अमोनिया से और सल्फर डाइऑक्साइड से, SO2 से और NH3। SO2 एक सल्फर डाइऑक्साइड होता है, NH3 अमोनिया होता है। ये अमोनियम सल्फेट 1/3 PM 2.5 पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट करता है। ये PM 2.5 पॉल्यूशन क्या होता है इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। और ओवर 60% ऑफ SO2 एमिशंस, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड कहां से आता है? 60% से ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड इंडिया के अंदर आता है कोयले से जलने वाले पावर प्लांट से। कोयले से जलने वाले पावर प्लांट से 60% से ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो बेसिकली आता है। कोयले से चलने वाले पावर प्लांट में मैंडेटरी है कि फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन किया जाना चाहिए, FGD सिस्टम जो है वो लगाया जाना चाहिए। लेकिन बात यह है हिंदुस्तान के अंदर कि हिंदुस्तान में जितने भी कोयले से जलने वाले पावर स्टेशन हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ 8% के अंदर ही ये सिस्टम लगा हुआ है, FGD सिस्टम लगा हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिकली कि भाई एयर पॉल्यूशन से जुड़ी हुई पहले हम लोग कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं कि एयर पॉल्यूशन होता क्या है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, तब आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। एयर पॉल्यूशन, हवा का प्रदूषण जो है वो किस किस से कॉज होता है? केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस से बेसिकली जो है वो एयर पॉल्यूशन होता है। खास तौर से कंबशन व्हीकल, इंडस्ट्रीज, फायर्स, यानी कि आप जो व्हीकल चलाते हैं उससे जो निकल रही है गैसेस, वहां से एयर प्रदूषण हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है। इसके साथ साथ इंडस्ट्रीज से जो गैसेस निकल रही हैं वहां पर भी एयर पॉल्यूशन हो रहा है। इसके साथ साथ कंबशन जो इंडस्ट्रीज के अंदर प्रोसेस होते हैं उसके साथ साथ वहां से एयर पॉल्यूशन हो रहा है। और जो आग लग जाती है जंगलों में, या आग जो कूड़े को जला दिया जाता है, फायर्स जो लग जाती हैं, उससे एयर पॉल्यूशन हो रहा है। कौन कौन से मेन पॉल्यूटेंट्स हैं? पॉल्यूटेंट्स का मतलब वो चीजें जो पॉल्यूशन करती हैं उनको बोलते हैं पॉल्यूटेंट्स। कौन
कौन से मेन पॉल्यूटेंट्स हैं जो एयर पॉल्यूशन कर रही हैं? तो सबसे पहले पीएम। पीएम क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है, पीएम इज पर्टिकुलेट मैटर। हम लोग अभी आगे जाके पर्टिकुलेट मैटर के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, NO2, SO2, ये सीरियस की पॉल्यूटेंट्स हैं जो हवा में प्रदूषण करते हैं। हवा में प्रदूषण करते हैं, ये सीरियस पॉल्यूटेंट्स हैं। पॉल्यूटेंट्स दो तरीके के हो सकते हैं। एयर पॉल्यूशन फैलाने वाले जो सब्सटेंसेस हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। एक होता है प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स और एक होता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। प्राइमरी पॉल्यूटेंट और दूसरा होता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या होते हैं भाई? प्राइमरी पॉल्यूटेंट यानी कि वो पॉल्यूटेंट जो बेसिकली सेम फॉर्म में पाए जाते हैं जिसमें वो निकलते हैं, जैसे कि प्लास्टिक। प्लास्टिक सेम फॉर्म में पाया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, आप अगर किसी चीज को जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बेसिकली नेचुरली निकल रही है। इस तरीके के पॉल्यूटेंट्स को बोलते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होते हैं? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट वो पॉल्यूटेंट होते हैं जो एक से ज्यादा प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स जब मिल जाते हैं उनसे बनते हैं। फिर से सुन लो, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कौन से होते हैं? जब एक से ज्यादा प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के बीच में रिएक्शन हो जाती है, मिल जाते हैं, तो बनते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, अमोनियम सल्फेट, वो एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है जो अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड से मिलकर बन जाता है, ठीक है। वैसे ही पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, PAN, PAN ये किससे बनता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनता है। तो PAN जो है ये क्या है? एक एग्जाम्पल है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का। तो अब तक आप लोग दो तीन चीज समझ गए होंगे कि एयर पॉल्यूशन क्या होता है। एयर पॉल्यूशन के जो दो मुख्य पॉल्यूटेंट होते हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, उनके बारे में आपको जानकारी आ गई होगी। इसके साथ साथ और कौन कौन से सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होते हैं? तो भाई और कौन कौन से? पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स, जिसको पर्टिकुलेट मैटर और पीएम भी बोला जाता है। अभी मैंने आपको बताया था पीएम पर्टिकुलेट मैटर। ये पर्टिकुलेट मैटर भी कौन से होते हैं? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं, यानी कि ये भी प्राइमरी पॉल्यूटेंट जब आपस में रिएक्शन करते हैं उससे बनते हैं पर्टिकुलेट मैटर, ठीक है। पर्टिकुलेट मैटर क्या होते हैं? ये टाइनी सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं हवा में लटके हुए। छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स से लिक्विड पार्टिकल्स जो हवा में लटके होते हैं, ये होते हैं पर्टिकुलेट मैटर, ठीक है। पर्टिकुलेट मैटर दो तरीके के हो सकते हैं, वैसे बहुत सारे तरीके के होते हैं, लेकिन मेजरली दो तरीके के होते हैं। एक होता है PM10, एक होता है PM2.5। PM10 क्या होता है? वो पर्टिकुलेट मैटर जिसका डायामीटर 10 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है। वो पार्टिकल्स जो हवा में लटके हैं, सॉलिड हैं, लिक्विड हैं, जो कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट से रिएक्शन के बाद बने हैं और जिनका डायमीटर 10 माइक्रोमीटर से कम होता है, ऐसे पार्टिकल्स को बोलते हैं PM10, यानी कि पर्टिकुलेट मैटर 10, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे डस्ट, पॉलन, मोल्ड, ये एग्जाम्पल है पर्टिकुलेट मैटर 10 की, ठीक है। वैसे ही एक और कैटेगरी होती है पर्टिकुलेट मैटर यानी कि PM की, वो क्या होती है? PM2.5। PM2.5 क्या होता होगा? ये वही पर्टिकुलेट मैटर जिनका डायमीटर 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है, इसको बोलते हैं PM2.5। एग्जाम्पल के तौर पे व्हीकल एमिशंस, व्हीकल यानी कि आप जो गाड़ियां चला रहे हैं उनसे जो गैसेस निकल रही हैं या उनसे जो एमिशन निकल रहा है उनमें पाया जाता है PM2.5, ठीक है। इंडस्ट्रीज से निकलने वाले में भी, इंडस्ट्रीज से भी जो गैसेस निकल रही हैं उनमें पाया जाता है PM2.5, ठीक है। तो ये थे बेसिकली कुछ पर्टिकुलेट मैटर्स के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताता हूं कि इंडिया के अंदर कौन कौन से स्टेप्स लिए जा रहे हैं एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए। एग्जामिनेशन में कई बार लास्ट 5-6 सालों में कई बार ये सवाल पूछे गए कि एयर पॉल्यूशन होता तो बहुत है, पर स्टेप्स क्या लिए जा रहे हैं? तो बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जैसे कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, जैसे कि ग्रेडेड रिस्पॉन्सेज एक्शन प्लान स्पेशली दिल्ली के लिए, ठीक है। नया कमीशन बनाया गया है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट देखने के लिए, एयर क्वालिटी कैसी है उसके लिए नया कमीशन बनाया गया है, ठीक है। वैसे ही सफर पोर्टल बनाया गया है। सफर की फुल फॉर्म है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। ये एक पोर्टल बनाया गया है। इसके साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, ये एक सिस्टम होता है जो कि कोल के थर्मल पावर प्लांट्स को इंस्टॉल करना होता है जिससे कि सल्फर डाइऑक्साइड कम प्रोड्यूस हो, हवा के अंदर कम जो है वो जाए।
फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन एक प्रोसेस है जो कि सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव कर देता है, ठीक है, जो गैस एमिट होती है कहां से, कोल के थर्मल पावर प्लांट से। ये सारे प्रोसेसेस सरकार फॉलो कर रही है, क्या करने के लिए, एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो एफजीडी सिस्टम के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके साथ साथ सी वाटर बेस्ड सिस्टम्स और वेट लाइमस्टोन बेस्ड सिस्टम्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए। तो एग्जामिनेशन में इस पूरी इंफॉर्मेशन से क्या क्या सवाल आ सकते हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के बारे में पूछा जा सकता है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स के बारे में पूछा जा सकता है, पीएम क्या होता है, पार्टिकुलर मैटर क्या होता है उसके बारे में पूछा जा सकता है, सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं उसके बारे में पूछा जा सकता है। इस करंट अफेयर से इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये था एक फर्स्ट टॉपिक, और मैं अब आपको बता देता हूं अहमदाबाद और गांधीनगर के ब्रांच के अंदर नए नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 10 जुलाई से। यूपीएससी का न्यू बैच सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो रहा है 10 जुलाई से अहमदाबाद के अंदर, और यूपीएससी के न्यू बैच गांधीनगर में भी स्टार्ट हो रहे हैं 10 जुलाई से। एंशिएंट हिस्ट्री का सब्जेक्ट वहां पर स्टार्ट होगा। इसके साथ साथ जीपीएससी के भी कुछ बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, कहां पर, अहमदाबाद के अंदर 10 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं। एंशिएंट हिस्ट्री का जीपीएससी का बैच स्टार्ट हो रहा है, और 10 जुलाई से ही गांधीनगर के अंदर एंशिएंट हिस्ट्री का नया बैच स्टार्ट हो रहा है। चलिए, अब हम लोग, और अगर आपको बेसिकली कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए इन बैचेस से जुड़ी हुई, तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर जाके कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको पीपीटीज चाहिए पीडीएफ फॉर्म में इस पर्टिकुलर करंट अफेयर की, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके भी वहां पर सारी पीपीटीज, इसके ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं, आ सकते हैं, सब चीजें वहां पे टेलीग्राम चैनल के अंदर दी हुई हैं। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे एक दूसरा करंट अफेयर देखते हैं आज का, और वो दूसरा करंट अफेयर है रिगार्डिंग क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन। क्वाड क्या है, 4 देशों का समूह है। उसने क्या किया, एक लॉन्च, उसने एक मिशन लॉन्च किया है। मिशन का नाम क्या है, सी शिप ऑब्जर्वर मिशन, मिशन का नाम है। कई बार प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर इंटरनेशनल ग्रुपिंग से सवाल पूछ लिए जाते हैं कि 4 देशों का ये समूह है, इसको क्या बोलते हैं, इसने नए नए इनिशिएटिव कौन से लिए, वो सारे सवाल प्रीलिम्स में कई बार पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं क्या है ये करंट अफेयर। तो रिसेंटली क्या हुआ, क्वाड नेशंस के कोस्ट गार्ड्स ने, क्वाड नेशंस क्या है, 4 देशों के समूह को क्वाड नेशंस बोला जाता है। इंडिया, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देशों के समूह को क्वाड नेशंस बोला जाता है। ये देशों के बीच कॉमन क्या है, ये देशों के बीच कॉमन है इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन। अगर आप ध्यान से देखें तो इंडियन ओशियन, वर्ल्ड मैप देखें तो इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन जो है बेसिकली इसके आसपास ये चारों देश हैं, इंडिया, जापान, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। चलिए, तो क्वाड नेशंस के कोस्ट गार्ड्स ने अभी रिसेंटली क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन लॉन्च किया। ये मिशन का नाम है क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन। ये मिशन लॉन्च किया, और ये मिशन क्यों लॉन्च किया गया, क्योंकि अभी पिछले साल ही एक 6th क्वाड समिट हुई थी, ये चारों देश मिले थे। इस समिट के अंदर डिक्लेरेशन हुआ था एक, जिस डिक्लेरेशन का नाम था विल्मिंगटन डिक्लेरेशन। विल्मिंगटन डिक्लेरेशन हुआ था, और इस डिक्लेरेशन में तय किया गया कि भैया हमको इस तरीके का एक मिशन लॉन्च करना है, नाम होगा क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या जानना है, ये आपको जानना है कि 4 देशों का एक समूह होता है। कौन से 4 देश, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, ये 4 देशों का समूह है, उसको क्वाड बोलते हैं। क्वाड पिछले साल जो है वो 6 क्वाड समिट हुई थी, उस क्वाड समिट के अंदर एक डिक्लेरेशन किया गया, यानी कि एक फैसला लिया गया। फैसले का नाम था, डिक्लेरेशन का नाम था विल्मिंगटन डिक्लेरेशन। और इस फैसले के तहत ये डिसाइड किया गया कि एक सी शिप ऑब्जर्वर मिशन जो है वो लॉन्च किया जाएगा। सबसे पहले तो हम लोग बेसिकली ये देखते हैं कि आखिर ये मिशन है क्या, क्वाड का ये वाला मिशन जो है वो है क्या, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो भाई, जैसा कि मैंने आपको बताया,
कि ये चारों देश आपस में बेसिकली इनमें कॉमन है इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशियन। ये चारों देश इंडियन और पैसिफिक ओशियन के आसपास हैं। और ये लोग करेंगे क्या इस मिशन का? सिंपल एक लाइन में अगर मैं आपको मकसद बताऊं तो इस मिशन का सिंपल मकसद है मैरीटाइम कोऑपरेशन। मैरीटाइम कोऑपरेशन का मतलब होता है समुद्र में जो नेवीज हैं वो एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगी। समुद्र में चारों देश एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, चाहे वो वॉर की सिचुएशन हो, चाहे वो ट्रेड की सिचुएशन हो, चाहे वो किसी तरीके की सिचुएशन हो, समुद्र में चारों देश एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। यही है पूरा एक तरीके से इस पर्टिकुलर मिशन का मकसद, मेन मकसद यही है। अब थोड़ा सा मैं आपको विल्मिंगटन डिक्लेरेशन के बारे में बता देता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया, विल्मिंगटन डिक्लेरेशन जो है ये लिया गया क्वाड के लीडर्स के द्वारा विल्मिंगटन यूएसए में सितंबर 2024 में। क्वाड के लीडर्स यानी कि चारों देशों के जो लीडर्स थे उनके द्वारा विल्मिंगटन डिक्लेरेशन किया गया कि हम इस तरीके की एक्सरसाइज को करेंगे। कब किया गया? पिछले साल सितंबर 2024 में किया गया। ठीक है। और इस डिक्लेरेशन के अंदर क्या था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई फ्री, ओपन, इंक्लूसिव एंड रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक पेट्रोलिंग, बेसिकली इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन के रीजन में, उस पर्टिकुलर रीजन में चारों देश एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है। मैरीटाइम सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। तो ये बेसिकली था। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सपोर्ट करेंगे, साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी में भी सपोर्ट करेंगे, क्लाइमेट एंड पीपल टू पीपल टाइज में भी जो है वो सपोर्ट किया जाएगा। यानी कि एक तरीके से ये चारों जो देश हैं ये एक दूसरे को इंडियन पैसिफिक एशिया ओशियन रीजन के अंदर सपोर्ट करेंगे। इसीलिए जो है वो क्वाड के अंदर ये एक्सरसाइज करी गई। अब अपन जान लेते हैं क्वाड क्या है। तो क्वाड से भी सवाल आ सकते हैं क्योंकि क्वाड से जुड़ी हुई ये मिशन है, तो क्वाड से सवाल आ सकते हैं। क्वाड क्या है? चार देशों का समूह। कौन कौन से चार देश? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। क्या चाहता है ये समूह? इस समूह का मेन उद्देश्य क्या है? इस समूह का मेन उद्देश्य है कि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर पीस, स्टेबिलिटी और प्रोस्पेरिटी रहनी चाहिए। इंडो पैसिफिक रीजन का क्या मतलब हुआ? इंडो पैसिफिक रीजन का मतलब हुआ कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन का जो रीजन है उसके अंदर शांति रहे, स्टेबिलिटी रहे, प्रोस्पेरिटी रहे। प्रोस्पेरिटी का मतलब क्या होता है? खुशहाली रहे। ठीक है। ये सारी चीजें रहनी चाहिए। कब हुआ था क्वाड? तो भाई इंडिया के अंदर सुनामी आई थी 2004 में, अगर आपको याद हो तो 2004 के बाद से, इंडियन ओशियन की सुनामी के बाद से जो है ये ग्रुप ओरिजिनेट हुआ था। लेकिन इसका एक्चुअल काम 2004 से स्टार्ट नहीं हो गया था। हुआ ये था कि 2007 में जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो एब ने इसको प्रपोज किया था। ठीक है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है उसमें वो जुड़ नहीं पाया था इस ग्रुप से, चाइना के विद्रोह के कारण। चाइना नहीं चाहता था कि ऑस्ट्रेलिया इस ग्रुप में जुड़े, तो ऑस्ट्रेलिया जुड़ नहीं पाया था 2008 में। जिसके बाद 2017 में फिर से इनिशिएटिव्स चालू हुए और 2017 के बाद से अब देखते हैं हम लोग कि ऑलमोस्ट हर साल जो है क्वाड की समिट होती है। क्वाड के मेंबर्स आपस में मिलकर कुछ ना कुछ डिसीजंस लेते हैं। तो ये था क्वाड के बारे में कि क्वाड ने अपना जो है बेसिकली ये सी ऑब्जर्वर मिशन जो है वो लॉन्च किया है। और इसके बाद हम लोग एक और नए करंट अफेयर्स पे आ जाते हैं। पर फिर से मैं बता देता हूं कि क्वाड से क्या क्या सवाल आ सकते हैं। क्वाड से सवाल आ सकते हैं कि भाई क्वाड क्यों फॉर्म हुआ, क्वाड का काम क्या है, कौन कौन से देश क्वाड के मेंबर्स हैं। ये जो मैंने अभी आपको ये बताया डिक्लेरेशन से जुड़े हुए भी सवाल आ सकते हैं। कई बार प्रीलिम्स में इसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। अब मैं एक और करंट अफेयर की तरफ बढ़ता हूं, लेकिन उससे पहले फिर से बता देता हूं, अगर ये सारी पीडीएफ्स आपको चाहिए तो आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर पूरी पीडीएफ जो है वहां पर आ जाएगी और इसके साथ साथ इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरीके के क्वेश्चंस वहां पर दिए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल टर्मरिक बोर्ड, हल्दी। सब लोग आप लोग हल्दी के बारे में जानते होंगे। नेशनल टर्मरिक बोर्ड का इनॉग्रेशन कर दिया है गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के निजामाबाद जगह पर। नेशनल टर्मरिक बोर्ड हमारे देश के गृह मंत्री ने इनॉग्रेट किया है नेशनल टर्मरिक बोर्ड।
हमारे देश के गृह मंत्री ने इनॉग्रेट किया है नेशनल टर्मरिक बोर्ड। कहां पर? निजामाबाद में। कहां पर? ये तेलंगाना में है। ठीक है। टू डेवलप अ कंप्लीट वैल्यू चेन फॉर टर्मरिक इंक्लूडिंग पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट। भैया प्रोडक्शन बढ़े टर्मरिक का, हल्दी का प्रोडक्शन बढ़े, हम लोग ज्यादा एक्सपोर्ट करें हल्दी को। ये सारी चीजों के लिए गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक बोर्ड डेवलप किया है जिसका नाम है नेशनल टर्मरिक बोर्ड। ये बोर्ड किसके अंदर काम करेगा? ये बोर्ड काम करेगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है। और इसका मेन मुख्य उद्देश्य क्या होगा? इसका मुख्य उद्देश्य होगा फार्मर्स को अच्छी प्रैक्टिसेस की ट्रेनिंग दी जाए जिससे प्रोडक्शन बढ़े। इसका मुख्य उद्देश्य होगा मिडिलमैन को हटाया जाए, यानी कि जो लोग प्रोड्यूस करते हैं और जो लोग खरीद रहे हैं उनके बीच में जो बहुत सारे मिडिलमैन है, बिचौलिए हैं, उनको हटाया जाए। और इसके साथ साथ जीआई टैग्ड ऑर्गेनिक टर्मरिक को प्रमोट किया जाए। जीआई टैग क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग होता है। ये बेसिकली हिंदुस्तान के अंदर कुछ वस्तुओं को, कुछ सामानों को दिया जाता है जीआई टैग। ये एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है। आप लोग इकोनॉमिक्स में जाकर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जब पढ़ेंगे तब आपको जीआई टैग के बारे में भी समझ में आएगा। तो अभी हम लोग बात करते हैं नेशनल टर्मरिक बोर्ड। हल्दी का एक बोर्ड जो है वो स्टैब्लिश किया गया। क्यों किया गया? हल्दी का प्रोडक्शन बढ़े, हल्दी का एक्सपोर्ट बढ़े, हल्दी का कंजम्पशन बढ़े, फार्मर्स को भी इनकम जो है वो ज्यादा मिले और मिडिलमैन को बेसिकली क्या हो? मिडिलमैन जो है वो रिक्रूट हो। पहले हल्दी जो है वो किसके अंडर आती थी? पहले हल्दी आती थी, स्पाइसेस बोर्ड मैनेज करता था हल्दी को। इंडिया में एक स्पाइसेस बोर्ड है जो कि 50 से ज्यादा स्पाइसेस को, 50 से ज्यादा मसालों को मैनेज करता है। उनमें से एक हल्दी भी थी। तो पहले स्पाइसेस बोर्ड जो है वो मैनेज करता था हल्दियों को। अब आज की तारीख में बेसिकली हल्दी अलग कर दी गई है और नेशनल टर्मरिक बोर्ड का एस्टैब्लिशमेंट कर दिया गया है। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि हल्दी होती क्या है। तो भैया हल्दी एक अंडरग्राउंड स्टेम है, यानी कि जमीन से निकलने वाला एक पदार्थ है। ठीक है। जिसको राइजोम बोला जाता है, राइजोम ऑफ द करकुमा लॉन्गा प्लांट। ठीक है। आपको ये साइंटिफिक वर्ड्स याद रखने की उतनी जरूरत नहीं है, आप टर्मरिक से काम चला सकते हैं। बस इतना जान लीजिए कि ये एक अंडरग्राउंड स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम जिसका नाम है राइजोम। ठीक है। ये जो करक्यूमिन होता है, हल्दी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है करक्यूमिन। इट इज द मोस्ट एक्टिव कंपोनेंट इन टर्मरिक। ठीक है। करक्यूमिन, बस आपको ये नाम याद रखना है। करक्यूमिन हल्दी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। एग्जामिनेशन के अंदर कई बार वन लाइनर सवाल पूछ लिए जाते हैं करक्यूमिन। ठीक है। और इस जो हल्दी का कलर येलो होता है वो इस करक्यूमिन कंपोनेंट की वजह से ही होता है। और इस करक्यूमिन की वजह से ही हल्दी जो है वो एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज के लिए जानी जाती है। इन तीन वर्ड्स का मतलब क्या है? सिंपल भाषा में समझ लो। घर में देखा होगा, बचपन में करा भी होगा कि कभी चोट लग जाती थी तो मम्मी हल्दी लगा देती थी। ठीक है। हल्दी का दूध पिया जाता है जब आदमी बीमार होता है, तो क्योंकि हल्दी एक तरीके से एंटीसेप्टिक होती है। हल्दी आपकी बॉडी के अंदर चोटों को जल्दी रिकवर करती है। वो क्यों कर पाती है? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? करक्यूमिन होता है। इंडिया 30 से ज्यादा हल्दी की वैरायटीज 20 से ज्यादा राज्यों में प्रोड्यूस करता है। मैं अभी आपको आगे जाके बताऊंगा। इंडिया हल्दी का विश्व में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है। हिंदुस्तान में 30 से ज्यादा हल्दी की वैरायटीज प्रोड्यूस की जाती हैं 20 से ज्यादा स्टेट्स में। और सबसे ज्यादा हल्दी कहां प्रोड्यूस होती है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका और तमिलनाडु में। महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका और तमिलनाडु में हल्दी सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होती है। और देखते हैं तो हल्दी की कुछ ज्योग्राफिकल कंडीशंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। हल्दी जो है वो उसको चाहिए होता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट, 20 से 30 डिग्री का टेम्परेचर, 1500 से ज्यादा एनुअल रेनफॉल और वेल ड्रेन्ड सैंडी और क्ले लोम सॉइल्स। यानी कि हल्दी कहां उग सकती है? इस तरीके की अपने को चाहिए मिट्टी, इस तरीके का टेम्परेचर चाहिए और ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए, इतना रेनफॉल चाहिए। तो हल्दी उगाने के लिए ये सारी चीजें चाहिए होती हैं। ठीक है।
ग्लोबल स्टैंडिंग क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया, हल्दी का इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है। ठीक है, हम सबसे ज्यादा हल्दी उगाते हैं, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, सबसे ज्यादा कंज्यूम भी करते हैं। ठीक है, 2022-23 में पूरे विश्व का 75% हल्दी सिर्फ हिंदुस्तान में बना था। ठीक है, और पूरे विश्व में जितनी भी हल्दी एक्सपोर्ट होती है उसकी 62% हल्दी इंडिया एक्सपोर्ट करता है। तो आप समझ लीजिए हल्दी में हमारा ठीक ठाक मामला है, ठीक ठाक जो है हम हल्दी के ऊपर काम कर रहे हैं, हल्दी का प्रोडक्शन वगैरह कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक्सपोर्ट का डेटा हो गया, जीआई टैग का डेटा हो गया। ठीक है, जीआई टैग मैंने आपको बताया बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। हल्दी में लाकाडोंग हल्दी जो कि मेघालय में पाई जाती है, कंधमल हल्दी जो कि उड़ीसा में पाई जाती है, और इरोड हल्दी जो कि तमिलनाडु में पाई जाती है। इन 3 तरीके की हल्दियों को जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, जीआई टैग अगर आपको नहीं पता हो तो जब आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पढ़ेंगे तब आपको उसमें क्लैरिटी आ जाएगी कि जीआई टैग क्या होता है। हेल्थ बेनिफिट्स ऑलरेडी मैं चर्चा कर चुका हूं। हेल्थ बेनिफिट्स क्या है हल्दी के? तो ये बेसिकली नेशनल टर्मरिक बोर्ड हल्दी के ऊपर जो है एक पूरा करंट अफेयर आया है एग्जामिनेशन में, फैक्चुअल सवाल इससे पूछे जा सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अहमदाबाद, गांधीनगर और वडोदरा के बैचेस नहीं जानना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर जाकर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। यूपीएससी जीपीएससी दोनों के नए बैचेस लॉन्च हो रहे हैं। चलिए अब हम एक और करंट अफेयर की तरफ चलते हैं, और ये करंट अफेयर जो है ये है इंडिया का पहला मोबाइल ई वोटिंग सिस्टम बिहार में। तो भैया इलेक्शंस को लेकर नए नए रिफॉर्म्स आते हैं। रिफॉर्म्स का मतलब इलेक्शन को लेकर नई नई चीजें इंट्रोड्यूस की जाती है हिंदुस्तान के अंदर, और एक नया रिफॉर्म, एक नई चीज इंट्रोड्यूस करी गई है बिहार के अंदर म्युनिसिपल इलेक्शंस के अंदर, और वो है मोबाइल के थ्रू ई वोटिंग करना। ठीक है, एक पायलट प्रोजेक्ट का मतलब एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट जो है वो चलाया जाएगा, उसके बारे में मैं आपको बेसिकली बताता हूं। तो बिहार हिंदुस्तान का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने एक पायलट प्रोजेक्ट कर लिया है ई वोटिंग, यानी कि मोबाइल के थ्रू वोटिंग करना। कौन से चुनाव में? म्युनिसिपल इलेक्शंस के चुनाव में। एक ऐप के थ्रू, कौन सी ऐप है? ऐप का नाम है ECC BHR, ECC BHR। ठीक है, इसके अगर मैं आपको फुल फॉर्म बताऊं, ई यानी इलेक्ट्रॉनिक, SEC यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन, BHR यानी कि बिहार। ठीक है, ECC BHR ऐप डेवलप करी है, किसने करी है? CDEC, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है CDEC, उसने एक ऐप डेवलप करी है, और इस ऐप के थ्रू मोबाइल के थ्रू वोटिंग हो सकती है। एक नया इलेक्टोरल रिफॉर्म, एक नया चुनाव से जुड़ा हुआ रिफॉर्म हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस किया गया है। इस इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य है कि जो बूढ़े लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, जो प्रेग्नेंट विमेन हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो वोट देने नहीं जा पाती, या जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं, यानी कि वो लोग जिनके हाथ पैर या कहीं पर कुछ प्रॉब्लम है, वो लोग वोट देने नहीं जा पाते, घर बैठकर वो लोग वोट दे सकते हैं इस इनिशिएटिव के थ्रू। पहली बार हिंदुस्तान के अंदर ई वोटिंग को लेकर कोई नया पहल, कोई नया एक्सपेरिमेंट किया गया है। इस सिस्टम के थ्रू क्या होगा? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ये एक्सपेरिमेंट किया गया है, जिससे फेशियल रिकॉग्निशन होगा, बायोमेट्रिक स्कैनिंग होगी और वोटर आईडी कार्ड वेरिफिकेशन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ई वोटिंग अगर करी जाए तो ये देखा जाए कि फर्जीवाड़ा ना हो, और फर्जीवाड़ा ना हो इसीलिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। फेशियल रिकॉग्निशन, फेस प्रॉपर तरीके से रिकॉग्नाइज हो, वो चीज भी करी गई है। और बायोमेट्रिक स्कैनिंग, यानी कि कोई फर्जी वोट ना पड़ जाए, जिस आदमी का वोट है उसी को वही जो है वो दे, इसीलिए बायोमेट्रिक स्कैनिंग भी करी गई है। तो ये था बेसिकली इंडिया के अंदर फर्स्ट मोबाइल ई वोटिंग इन बिहार। पर रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए हैं, बहुत सारे सेफगार्ड्स किए हैं, रिफॉर्म्स किए हैं, जिससे चुनाव और पारदर्शी और ट्रांसपेरेंट और जो है वो अच्छी तरीके से हो सके। अब हम उन रिफॉर्म्स के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिफॉर्म से जुड़े हुए कई बार सवाल पूछे जाते रहे हैं। तो भाई इसके अलावा भी जो और रिफॉर्म्स पिछले कुछ महीनों में करे गए हैं वो ये किया गया है कि रेस्ट्रिक्शन ऑन पब्लिक एक्सेस
टू पोलिंग बूथ सीसीटीवी फुटेज। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिसेंटली पब्लिक एक्सेस टू सीसीटीवी को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, यानी कि पोलिंग बूथ के ऊपर जो सीसीटीवी लगा होता था उसकी फुटेज पहले पब्लिक के पास अधिकार था मांगने का कि भाई दिखाओ हमें कि सही तरीके से हो रही है नहीं हो रही है वोटिंग, तो अब उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। वीडियोग्राफी जो है पोलिंग स्टेशंस की नहीं की जा सकती, या रिस्ट्रिक्शन उसके ऊपर भी लगा दिए गए हैं। तो वीडियोग्राफी फुटेज ऑफ पोलिंग स्टेशन, इसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि वोटर की प्राइवेसी को और सिक्योरिटी को मेंटेन करना है। इसके साथ साथ जो भी सीसीटीवी की फुटेज होगी उसको 45 दिन बाद, रिजल्ट के 45 दिन बाद जो है वो क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ये सारे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कुछ दिनों पहले अभी लिए गए हैं, कुछ दिनों पहले जो है वो बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उठाए हैं। तो ये सारे रिफॉर्म्स क्यों लिए गए हैं? क्योंकि चुनाव को लेकर बहुत सारे संशय उठते हैं। आप लोगों ने सुना होगा पिछले कुछ दिनों में ईवीएम हैक हो सकती है या नहीं हो सकती है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे जो हैं वो सवाल उठ रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन बार बार इलेक्शन के प्रोसेस को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए नए नए रिफॉर्म्स कर रहा है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक और रिफॉर्म किया गया अभी कुछ दिनों पहले कि वोटर्स का मोबाइल जो है वो डिपॉजिट कर लिया जाएगा, वोट देने से पहले ही डिपॉजिट कर लिया जाएगा, ठीक है। ECI NET ऐप पर रियल टाइम डेटा अवेलेबल होगा, कितने लोगों ने वोट किया इसका डेटा होगा, ठीक है। 100% वेबकास्टिंग जो है वो बेसिकली करी जाएगी। ये सारे रिफॉर्म्स अभी 5 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज में जो बाय इलेक्शंस हुए थे वहां पर ये सारे रिफॉर्म्स जो हैं वो लागू करे गए थे, एक पायलट प्रोजेक्ट लागू किया गया था। तो ये था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया एक रिफॉर्म जो अपन ने अभी तक पढ़ा। इस पीडीएफ की, अगर आपको इस पीपीटी की पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए हुए लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इससे जुड़े हुए बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। चलिए एक और करंट अफेयर पे आते हैं, और वो करंट अफेयर है हुल दिवस। हुल दिवस क्या है? ये हुल दिवस, तो भैया हुल दिवस रिसेंटली हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 30 जून को हार्टफुल ट्रिब्यूट पे करी हुल दिवस पर। हुल दिवस होता है 30 जून को, 30 जून को। हुल दिवस पर नरेंद्र मोदी जी ने ट्रिब्यूट पे करा। हुल दिवस क्यों हुआ था? हुल दिवस इसीलिए हुआ था क्योंकि संथाल जो कि एक ट्राइब है, जो एक जनजाति है, हिंदुस्तान की 3rd सबसे बड़ी जनजाति है संथाल लोगों ने 1855 के आसपास अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। 30 जून को किया था, इसीलिए 30 जून को बनाया जाता है हुल दिवस, ठीक है। ऑनरिंग द लेगेसी ऑफ सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानू एंड अदर ट्राइबल मार्टियर्स हु रेजिस्टेड कॉलोनियल ऑपरेशन। संथाल ट्राइब के अंदर सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानू, ये कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने संथाल कम्युनिटी का नेतृत्व करते हुए अंग्रेजों के खिलाफ रिवॉल्ट कर दिया था। क्या था संथाल अपराइजिंग? क्या था संथाल रिवॉल्ट? तो संथाल रिवॉल्ट एक ट्राइबल रिवॉल्ट था, जो मैंने आपको बताया। कब हुआ था लॉन्च? 1855 में हुआ था लॉन्च। क्यों हुआ था? क्योंकि अंग्रेज जो हैं वो जन भारत के संथाल ट्राइब्स की जमीन हड़प रहे थे और उनका इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, यानी कि उनको आर्थिक तौर पर कमजोर कर रहे थे, उनकी जमीन हड़प रहे थे। इसीलिए संथाल रिबिलियन किया गया। इसके बारे में डिटेल आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर भी पढ़ेंगे, और थोड़ी सी मैं आपको यहां पे भी बता देता हूं। संथाल रिवॉल्ट हेल्प जो लीड किया था वो सिद्धू और कान्हू ने किया था। इसके अंदर 32 कास्ट और कम्युनिटी से ज्यादा लोग थे, जो कि दिखाते थे एक रेयर ट्राइबल सॉलिडारिटी, यानी कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि 32 जनजातियां या 32 अलग अलग कास्ट या कम्युनिटी के लोग एक साथ मिलके अंग्रेजों पर रिवॉल्ट कर रहे हों। तो ये रिवॉल्ट लीड किया गया था सिद्धू और कान्हू के द्वारा, ठीक है। 1832 में इस पर्टिकुलर चीज की, इस पर्टिकुलर एक्सप्लॉयटेशन की स्टार्टिंग हुई थी। अंग्रेज जो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे उसकी स्टार्टिंग 1832 में हुई थी, जब दामिनी कोनू सेटलमेंट राजमल हिल्स के अंदर, जहां पे संथाल जो हैं बेसिकली उनको
उनसे जमीन छीन ली गई थी, उनसे बॉन्डेड लेबर करवाई गई थी और जमींदारों ने उनके ऊपर एक्सप्लॉयटेशन किया था। ठीक है, कहां पे किया था? इस जगह पे किया था, राजमहल हिल्स के अंदर दमिन इकोन को जो है सेटलमेंट, वहां पर जो है बेसिकली ये सब किया गया था। हुआ क्या, संथालों ने जब रिवॉल्ट कर दिया 1855 में, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अंग्रेजों की सरकार ने संथाल के रिवॉल्ट के चक्कर में कुछ कानून बनाए, संथालों को कुछ मदद करने के लिए कानून बनाए। उन कानून का नाम था संथाल परगनास टेनेंसी एक्ट 1876 और उसके बाद छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908। ये कानून बनाए गए, ये कानून बेसिकली बनाए गए। ठीक है, एसपीटी एक्ट के अंदर अगेन आदिवासी लैंड जो है वो किसी नॉन आदिवासी को नहीं दी जाएगी, ये सब लिखा हुआ था। इन शॉर्ट बात करी गई थी किस चीज की? इन शॉर्ट बात करी गई थी इस चीज की कि संथाल जो है उनके पास उनकी जमीन रहे, उनका इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ना किया जाए। अगर हुल दिवस मनाया गया है तो यकीन मान के चलिए कि संथाल के ऊपर क्वेश्चन अगले 1-2 साल के अंदर बेसिकली आना लाजमी है, आएंगे, प्रीलिम्स या मेंस दोनों के अंदर आ सकते हैं। संथाल के बारे में और थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडिया की सबसे थर्ड लार्जेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब है, गोंड्स और भील के बाद। गोंड सबसे बड़ी है, गोंड फिर है भील और थर्ड पे आती है संथाल शेड्यूल्ड ट्राइब। और कहां कहां रहते हैं संथाल? झारखंड, बिहार, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में रहते हैं संथाल। कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? संथाली बोलते हैं। और कौन सी स्क्रिप्ट यूज करते हैं लिखने के लिए? ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट यूज करते हैं। संथालों के बारे में ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेसिकली ये था संथाल रिबेलियंस के बारे में। फिर से मैं आपको नए बैचेस के बारे में बता देता हूं। 10 जुलाई से नए बैचेस अहमदाबाद, गांधीनगर की ब्रांचेस में स्टार्ट हो रहे हैं। यूपीएससी के भी और जीपीएससी के भी आप लोग जाकर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे जाकर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और ये पूरी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के करंट अफेयर्स यहीं पर खत्म होते हैं। थैंक यू वेरी मच।